हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस एंड जो डेरिवेशंस जो हमारे यहाँ पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी गई हो, उसका जो रेट होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो ये समझना जरूरी है। तो रेट अगर हम बात करें, फर्स्ट चीज जो सबसे पहले आती है रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने क्या बोला, कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, ठीक है, अमोनिया। अगर इस तरह से हमने एक रिएक्शन ले ली, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेट की, रेट बेसिकली होता क्या है, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो अगर हम बात करते हैं रेट की, तो रेट बेसिकली कुछ नहीं है, आर अगर हम बात करते हैं तो इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मींस जिसमें आपको जो है टाइम, मतलब आपको ज्यादा एक इंटरवल मिलता है प्रॉपर, और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम इंस्टेंटेनियस जब होता है तो हम dy/dt लिखते हैं, और अगर आपको एवरेज दे रखा है तो एक टाइम इंटरवल दे रखा है, तो चेंज इन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वो आप यूज करेंगे। क्लियर। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी रहेगा अपॉन टाइम। क्लियर। तो अगर आपको अगर किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई रिएक्शन दी जाएगी, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन करनी है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2 ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है आर। अगर हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन इज आर, तो ये होगा क्या, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस है, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब क्या होता है, खास बात ये समझना है, रिएक्टेंट जो होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती रहती है, और जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जब कम हो रही है तो उसको हम माइनस से दिखाते हैं, तो माइनस हो गया। क्लियर। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, रेट हाइड्रोजन का हो जाएगा अपॉन टाइम। ठीक है, यही कि अगर हम बात करते हैं NH3 अमोनिया का हो गया अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन भी डिक्रीज होगा तो माइनस में आ रहा है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखिएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड भी कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये अगर आपको कभी रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी भी आइटम को आप पकड़ लीजिएगा, रिएक्टेंट में पकड़ लीजिए, प्रोडक्ट का पकड़ लीजिए। रिएक्टेंट में होगा तो माइनस में आएगा, प्रोडक्ट में होगा तो प्लस में आएगा, और उसके बाद उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट ऑफ अ रिएक्शन मिल जाएगा। समझ आ गया। तो ये होता है आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन ये तो समझ आ गया, आपको इस तरह से निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, किसी की कंसंट्रेशन दे देगा, चेंज कैसे हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 दे दिया, और आपसे बोलेगा कि अमोनिया की बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे पूरी, मतलब जो पूरी प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रख दिया, फिर आप कंपैरिजन कर देंगे, बीच में सारे इक्वल टू लगे हुए, मतलब R इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज देखिए दूसरी चीज निकल जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस जो आएंगे वो करने हैं। पहली चीज समझ आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रेट डिपेंड किस किस पे करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द रेट ना फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है, तो हम पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, किन पे डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज क्या है, कंसंट्रेशन पे। ज्यादातर देखा गया है कि कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फैक्टर कौन सा है जिस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, इस तरह से जो हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं कि अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि जो आपका जो कोलिजन है वो परफेक्टली हो जाए। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन तेजी से बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। अगर ये रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होती सारी, तो गैसेस है तो क्या होगा, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, है ना, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो प्रेशर पे भी करता है, कंसंट्रेशन पे भी करता है। थर्ड जो अगर हम बात करें वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ज्यादातर देखा गया है कि रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, आपका रिएक्टेंट जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके का नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द मैटर भी वो उस पर करता है। ज्यादातर गैसेस जो होती है, गैसेस फॉर्म में रिएक्शंस क्या होती है, तेज होती हैं।
लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसी तरीके से इसी उस पर अगर हम जाए तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? सरफेस एरिया। क्या होता है, हमें कुछ रिएक्शंस को अगर तेज कराना है ना, तो हम उसे उन सॉलिड को जो है पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब पाउडर कर देते हैं तो पाउडर जितना ज्यादा पाउडर बनेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेजी से होने लग जाएगी। समझ आ गया? तो ये जितनी आपको रिएक्शन बढ़ानी है तो आप क्या कर दो, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लियर? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर हम यूज भी करते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो आप क्या यूज करेंगे, कैटलिस्ट को यूज करते हैं। हमारे पास निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब हम क्या कहते हैं, कभी कभी कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है? तो रिएक्शन को क्या कर देता है, वो बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो आपका क्या हो गया, कैटलिस्ट होते हैं। समझ आ गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझ आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका समझ आ गया? कंपैरिजन करने वाले फॉर्मूलेज आएंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली, और ये फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। ठीक है? उसमें बैलेंसिंग करनी है आपको, उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, याद रखना है पॉइंट। रेट अगर हम बात करें, इनकी क्वांटिटीज जो रिएक्टेंट में है वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, तो इसलिए हमने उनके आगे माइनस लगा दिया है। और ये जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है इस पर प्लस लगा हुआ है। फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है वो हमने यहाँ पे लिख दिए, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है? ये हमारे क्या रहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है। समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं रेट लॉ पे। ठीक है? तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ, अगर हम बात करते हैं कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमने बोला रिएक्टेंट है ए और बी रिएक्टेंट है। ठीक है? और वो प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं। ए का जो अगर हमने बैलेंसिंग करी तो ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया एन, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया एम। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं रेट और लिखते हैं तो बोलते हैं रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपके रिएक्टेंट है उसकी पावर रेज टू द, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है? तो अगर हम बात करें रेट जो है वो ए की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर एम पे डिपेंड करता है, और बी की पावर जो है उसको एम कर दीजिए, है ना, कंसंट्रेशन की पावर एम, इस पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी साइड हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है? आपको क्या करते हैं, कंसंट्रेशन दे देते हैं ए और बी की। ठीक है? अलग अलग कंडीशंस में टाइम के साथ मतलब अगर चेंज कर रहे हैं तो आपको वो देखते हैं और उसमें रेट ऑफ आपको निकालना पड़ता है, रेट कांस्टेंट आपको निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया? इसके बाद हमारे को एक चीज और समझनी है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, किसके बराबर होता है, जो भी हमने कंसंट्रेशन की पावर्स थी उन सबको जोड़ दो, n प्लस m, ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर। ठीक है? तो जो भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की पावर्स है उन सबको ऐड कर दो, जो रेट लॉ में जितनी भी आपको पावर दिख रही है ना उन सबको ऐड कर दो, n प्लस m। तो इस तरीके से क्या निकलता है, ऑर्डर निकल आता है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ऑर्डर आपको निकालना आना चाहिए। ऑर्डर कैसे निकलता है, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर, जितने भी आपके रिएक्टेंट्स है, एक होगा तो उसकी पावर अकेले आ जाएगी, अगर दो या दो से ज्यादा है तो उन सबकी पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको क्या निकलता है, ऑर्डर निकल के आ जाता है। समझ आ गया? तो ऑर्डर आपको यहाँ से इस तरह से निकलता है। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, जीरो, है ना, और फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी होता है। ठीक है? समझ आ गया? तो ऑर्डर पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब उसके बाद जो आता है सेकंड चीज होती है, एक और चीज आपको समझनी है, क्वेश्चन आता है वो आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। यहाँ पे हम ऑर्डर तो बोल रहे हैं, तो ऑर्डर तो बेसिकली क्या, रेट लॉ से आता है। ठीक है? मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, बेसिकली कितने एक्चुअली में एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, तो वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। समझ आ गया? तो वो जो होता है वो उसमें उन दोनों का डिफरेंस आता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का, वो आप एक बार देख के जाइएगा। श्योर? उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारे पास मिल गया रेट लॉ भी पता आ गया, हमें ऑर्डर भी समझ आ गया। अब हम अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर वाले उसमें, मतलब जैसे जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो उनकी हम बात करते हैं, उनमें किस तरीके से हम रेट निकालते हैं, है ना, अगर उसका हम रिलेशन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है? तो हम सबसे पहले एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोथ ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, उसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। ठीक है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ रिएक्शन जिनमें जो ऑर्डर जीरो होता है उनके लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात करते हैं जो रेट, अगर उसमें रेट लॉ देखेंगे तो रेट लॉ उसमें क्या हो जाएगा कि ए की पावर, ऑर्डर जीरो है तो मतलब उसकी पावर जीरो होगी, है ना। तो रेट अगर क्या होगा, उसमें जो
एक जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये आपका रेट ऑफ इक्वेशन बनेगी, बेसिकली रेट लॉ बनेगा आपका। ठीक है, तो ए की पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो आर इज इक्वल टू के हो जाता है। ठीक है, अब हम आर को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है एक रिएक्टेंट जो था, रिएक्शन क्या था बेसिकली, ए से हमने प्रोडक्ट बन रहा है ना, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारी रिएक्शन थी। तो हम बोलते हैं भैया रेट क्या होता है, चेंज इन ए अपॉन टी। ठीक है, क्लियर। तो हमें रेट की वैल्यू तो पता ही है, रेट क्या होता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। बट अगर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है तो माइनस भी आएगा। अब ये हो गया, इसको टी को उधर लेके चले जाते हैं, ये एक डेरिवेशन बन जाता है यहाँ से, तो ये माइनस के डी टी, माइनस साइड भी उधर ले गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोला जब टाइम 0 था कंसंट्रेशन थी आपकी ए नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन हो गई आपकी ए। इंटीग्रेटिंग जब हम करेंगे तो डी ए बाई डी टी, डी ए का अगर इंटीग्रेशन बोले तो सिंपल क्या है, ए आ जाता है, ए आ गया। लिमिट्स कितनी है, ए नॉट से ए। ऐसे यहाँ टी का इंटीग्रेशन टी और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा माइनस के टी, लिमिट है 0 से टी। आप इसको रखेंगे ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर, ए का जो कंसंट्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। तो ये होता है आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन निकालनी है आपको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का जो होता है वो फॉर्मूला ये बन जाता है। ये इसका डेरिवेशन हो गया, बहुत बेसिक डेरिवेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको पहले तो ये निकालना है रेट लॉ। ठीक है, आर को क्या कर देना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, इंटीग्रेट करना है और इस तरीके से आपको निकल जाएगा। यही मैकेनिज्म, यही जो प्रोसेस है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम करेंगे और ये आगे जाके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी आपको रिएक्शन करनी है उनके लिए भी ये सब सेम रहता है। समझ आ गया होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हो गया, आपको ये समझ आ गया। इसके बाद कभी कभी हाफ लाइफ के लिए आ जाता है। हाफ लाइफ मतलब जब एक कंसंट्रेशन जो जाए हाफ हो जाए, कंसंट्रेशन जो जाए आपकी हाफ हो जाए। तो हाफ हो जाए मतलब क्या है, ए की जगह पे आप रख देंगे ए नॉट बाई 2। ठीक है, इधर आके माइनस करेंगे तो आपका टी आ जाएगा आपका ए नॉट अपॉन 2k। तो अगर हाफ लाइफ की बात करें तो वो क्या हो जाता है, ए नॉट अपॉन 2k हो जाता है। इस तरीके से आप निकालेंगे, बेसिकली ए की जगह पे आप क्या रख देंगे ए नॉट बाई 2। तो यहां से इसमें आगे माइनस करेगा, इसको माइनस का ए नॉट बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, के नहीं डिवाइड में आ गया। तो ए हाफ जो होता है, हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 2k। क्लियर, समझ आ गया होगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक आपकी, अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें कि भैया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का, तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली एक टाइप से ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ये स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, जब टाइम की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, ए नॉट। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम होती चले जाएगी टाइम के साथ। तो आपका ये ग्राफ भी इस तरह से बन जाता है। तो ग्राफ भी बनाने के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ग्राफ भी समझ जाना इस तरीके से रहता है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर समझ, जीरोथ ऑर्डर समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। क्लियर, चलिए फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल से आप समझ लीजिए। रेडियो एक्टिविटी की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं फर्स्ट ऑर्डर से फॉलो करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के पर्पज से भी। तो हम बात करते हैं जो भैया रेट, आपका रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर के आर इक्वल टू के ए की पावर 1। ये ऑर्डर 1 होना है तो 1 हो गया, हाँ या ना, ऑर्डर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं आर। आर होता क्या है बेसिकली, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ये तो होता है। ठीक है, सिंपल रेट का फॉर्मूला। तो ये ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ए वाले जितने भी पार्ट है वो सब एक साइड आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा ए, और ये माइनस भी साइन उस साइड ले जाते हैं, माइनस के डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन फिर से लगेगा यहाँ पे। जब टाइम 0 था और टाइम t था, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन ए 1 अपॉन ए। मतलब अगर हम बात करें 1 अपॉन एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए ln x। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स, तो ए जो है वही नीचे है तो x हो गया, तो इसका ln x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट लग जाएगी कहां से, ए नॉट से ए, और यहां आ गया माइनस के टी, ये तो नॉर्मल था ही। ठीक है, टी की जो लिमिट है वो 0 से लेके टी। क्लियर, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये हो गया a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। या तो आप ये यूज कर लीजिए, ठीक है,
आपको ये सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ln को कुछ लोग कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हम पहले ln को उधर ले जाते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट e की पावर माइनस kt। नहीं तो एक ये फॉर्मूला बन गया। कभी कभी क्या होता है, हमें टाइम निकालना होता है, टाइम के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो टाइम की t इज इक्वल टू कितना हो गया, आप ध्यान देख रहे होंगे, तो 1/k ln, ठीक है। माइनस साइन ये होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, a नॉट अपॉन a, ठीक है। तो ये आपका t का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, हमें कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं कि भैया हमें इसमें ही काम करना है, हमें क्या करना है, इसको log बेस 10 में ले आते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया अपॉन k ln इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, और ये आपका बन गया t का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रखना है। तो अगर हमें कभी भी सपोज करिए कोई भी कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे बोला 80%, मतलब अगर आपका रिएक्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 80% हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो आप एक ही जगह पे क्या रख देंगे, 0.8 मतलब रख देंगे, है ना, a नॉट 0.8 a नॉट। तो उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। इसी तरीके से अगर हमने अभी जैसे जीरो ऑर्डर में किया, हाफ लाइफ निकाली, तो हाफ लाइफ यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या रख देंगे, a नॉट बाई 2, ए की जगह पे क्या रख देंगे, a नॉट बाई 2, ट्रू पर चले जाएगा, a नॉट से a नॉट कट गया, log ln 2 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2.0 लगाया गया था, तो यहाँ log बेस 10 हो जाता है, log बेस 10 लिखा जाता है, ln नहीं लिखते हैं, फिर log बेस 10 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से अब अगर हम बात करें रख देते हैं, तो ये log 2 बन गया, log बेस 2, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, तो हम यहाँ सीधा वैल्यू याद रख सकते हैं, t हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन k। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ आपका हाफ लाइफ का रिएक्शन होता है, आपको इस तरह से यूज कर लीजिए, ये और ये, किसी भी आपको कंडीशन में आपको मतलब बेसिकली डेरिवेशंस के सारे पॉइंट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो आपको यहाँ पे से ध्यान रखना, इसके ऊपर ग्राफ जो बनते हैं वो इन्हीं पार्ट से बनते हैं, क्लियर। तो आपको यहाँ समझना, एक चीज और समझनी है, टी हाफ जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था तो ए नॉट पे डिपेंड करता था, यहाँ ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से ये रहता है फर्स्ट ऑर्डर, समझ आ गई, क्लियर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझने हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे एक आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जैसे हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ जो होता है, अगर सपोज करिए हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है ना, इन दोनों का निकाला, अगर सपोज करिए nth ऑर्डर पे आ गया, तो nth ऑर्डर पे आप याद रखिएगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है a नॉट, उसकी पावर n-1 अपॉन, इस पे डायरेक्टली इनवर्स, मतलब ये आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-2। अगर जैसे अगर हमारा जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पे जीरो रख देते तो a नॉट ऊपर चले गया, ठीक है, तो होता भी वही था, a नॉट अपॉन 2 क्या होता है। अगर हम बोलते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, a नॉट की पावर 0 1, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर, तो टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a नॉट के 2 और -1, तो ये हो गया, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर। ऐसे थर्ड ऑर्डर के लिए करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहता है। तो आपको ये पैटर्न भी पता होना चाहिए, क्लियर। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है, वो होता है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, आपको रेट कांस्टेंट की, या फिर हम बोल देते हैं वो ऐसा यूनिट बताइए रेट कांस्टेंट की, ठीक है, या रेट कांस्टेंट दे रखा है तो ऑर्डर बताइए, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। आपको थोड़ा सा रिलेशन यहाँ समझना है। अगर ऐसा यूनिट ऑफ के, अगर हम बात करते हैं यूनिट की, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के, वो किस पे डिपेंड करती है, वो होती है बेसिकली मोल, ठीक है, मोल्स पर लीटर होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, ये मोल्स पर लीटर होता है कंसंट्रेशन पर सेकंड अपॉन टाइम में जाता है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जिस तरह भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है आपका 1 - n, ठीक है। तो आपको बस ये रखना है यार, 1 - मोल पर लीटर की पावर 1 - n अपॉन सेकंड, क्लियर। तो सेकंड तो हमेशा ऐसे में आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगर आपको बोलता है कि के की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, आपके लास्ट में यूनिट्स देखेंगे, ठीक है, वो ऐसे लिखा हुआ है मोल पर लीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये समझ आना है ये क्या हुआ है बेसिकली, मोल्स पर लीटर की आप देखिए पावर देखिए 1 माइनस एन रख दीजिए। ठीक है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन रख दीजिए, और इसकी जब आप इसको जो भी आपको दिया गया है, जैसे इसमें इस बार तो 1 था, इस बार तो कितना था 1 था, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर के। अगर आपका जो रेट कांस्टेंट है वो किसका है, 0th ऑर्डर रिएक्शन का है। सपोज करिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको सीधा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है, मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी पावर क्या रख देंगे आप, 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। तो एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा हट जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, तो 2 रखेंगे माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, लीटर ऊपर चले जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर देखना है तो आप खाली रेट कांस्टेंट को देख के ही आप ऑर्डर बता सकते हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपके लिए समझने, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी होता कैसे समझते हैं थोड़ा सा। बेसिकली अगर हम बात करें, ये हम बात करते हैं एनर्जी की, है ना, तो एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो होता क्या है, जो रिएक्टेंट होते हैं आपके, उसका एक पोटेंशियल एनर्जी लेवल होता है ना, रिएक्टेंट का एक लेवल होता है, तो हमने बोल दिया रिएक्टेंट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट को अगर हमें ना प्रोडक्ट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहां से ऊपर को लेके जानी पड़ती है, इतनी एनर्जी हम बात करें, ये एनर्जी हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, ई ए। ठीक है, इस एनर्जी जो हम ई ए जो हम कह रहे हैं, यही वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि क्या करता है बेसिकली, अगर हमें टोटल ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर मुझे कोई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट में बदलना है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिएक्टेंट को पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद वो वापस लूज करके एनर्जी फिर वापस आएगा, प्रोडक्ट तक आएगा। और जो ये एनर्जी जो देनी पड़ती है हमें, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, तो ये मिनिमम एनर्जी जो हमारे को चाहिए कि हमें रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी से ले जाके प्रोडक्ट तक बनाना है, तो उसे कहते हैं मिनिमम, मतलब जो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, तो अगर हमें उल्टा भी रिएक्शन करना है तो ये इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई डैश ए। तो अगर हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड के लिए हम बात करें रिवर्स डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ई डैश ए। क्लियर, और ये टॉप जो होता है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होता है, हमारा जो हम क्या करते हैं हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आने की कोशिश करती है ना, तो क्या होता है रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट में आने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आता है अगर हमने कैटलिस्ट यूज किया तो क्या इफेक्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। बेसिकली क्या होता है, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है, तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है बहुत तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। क्लियर हो गया, नहीं होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम कर देती है, और रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। एनर्जी जो है वो कम चाहिए और वो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं और जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाती है। समझ आ गया होगा, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक यहाँ पे एक ही ऐसी साइंटिस्ट आए थे एरिनियस, जो एरिनियस इक्वेशन हम बात करते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के। ठीक है, एरिनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है के, इसको रिलेट कर दिया था टेम्परेचर के साथ। मतलब उन्होंने एक इक्वेशन दी जिससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और आपका टेम्परेचर उनमें रिलेशन मिल जाता है। तो क्या है वो इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, के हो गया बेसिकली रेट कांस्टेंट आपका। ठीक है, ए होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेक्टर कह लीजिए। ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो आर है और टी है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, गैस कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिनियस ने। ठीक है, एरिनियस जो दिया था एरिनियस इक्वेशन में। अगर हमें कभी सपोज करिए क्वेश्चन आता है इस तरह से कि अगर हमें दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 और T2 पे आपको दो टेम्परेचर दो दे रखे हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड,
K2 अपॉन K1, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है सीधा। ए तो कट ही जाता है उसमें, सीधा आ जाता है आपका EA, ठीक है, और यहां आ जाता है आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1 अपॉन नीचे आ जाएगा 2.303 R। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो हमने बेसिकली क्या किया, लॉग इसको बेस टाइम में लेके चले गए। यहाँ पे ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर लॉग बेस टाइम आ जाएगा। लॉग बेस टाइम K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R गैस कांस्टेंट T2 माइनस T1 अपॉन T2 by T1 इनटू T1। तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, आप बेसिकली इसी का है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद क्या दो बार इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको ही मिल जाएगा। समझ आ गया? दोनों को माइनस करते हैं, उससे मिल जाता है। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से आप यूज करते हैं एरिनेस इक्वेशन का टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको कभी एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी आपको यूज करने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में जितने भी थे आपका रेट कैसे निकालते हैं वो समझ आ गया। रेट लॉ क्या होता है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से आप, अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी एक्टिव आप मतलब बेसिकली निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है वो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हमने बताया था फॉर्मूला मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। आप रेट ये क्या है उसकी यूनिट्स देख के भी आप बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? इसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या आता है, कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और एरिनियस इक्वेशन क्या है वो आपसे पूछी जाती है बार बार, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको आ जाता है एरिनियस इक्वेशन तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ आ गया होगा?